गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है। एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हमने देखा है कि एल्कोहल एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की नेचर शो कर रहा है, जिसको हमने वर्सेटाइल बोला था, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल का जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को मेज़र किया है, उसमें हमने ये देखा है ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। रीज़न क्या था? आर ग्रुप शो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, सो द इट क्रिएट ए इलेक्ट्रॉन बाउंस एट ऑक्सीजन एटम, सो रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल बी डिक्रीजेस। कि आर ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बाउंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए एच पॉजिटिव के निकलने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट जो है अल्कोहल के अंदर हमने अल्कोहल और वाटर को कंपेयर किया है। अल्कोहल और वाटर के अंदर हमने क्या देखा है कि अल्कोहल के अंदर आर ग्रुप होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्रिएट करता है, इसलिए वाटर इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखी थी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल में हमने देखा कि फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट होल्ड पॉजिटिव चार्ज। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी हाई होती है, रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल होता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो क्या कर रहे हैं, फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा है फिनोल और फिनॉक्साइड आयन। तो हमने देखा है कि फिनॉक्साइड आयन के अंदर ड्यूरिंग द रेजोनेंस देयर इज नो चार्ज एट ऑक्सीजन एटम, सो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल। while in phenol resonating structure there is partially positive charge at more electronegative atom oxygen. After that we have consulted that the acidic strength is directly proportional to electron withdrawing group और inversely proportional to the electron donating group, जिसमें हमने एक तो एग्जांपल देखा है क्रिशोल का, है ना, ऑर्थो क्रिशोल का और फिनोल का। डोनेटिंग ग्रुप के ऐड होने से इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐड होते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जिसमें पिक्रिक एसिड जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ग्रुप्स का नंबर कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये केस कब है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बाद में पहले अपन देख चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जिसके अंदर H+ रिमूव करता हो। दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम जिसके अंदर हम रीड करेंगे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के का मतलब ये हो गया रिएक्शन इन विच एस्टर इज प्रोड्यूस, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलेंगे एस्ट्रिफिकेशन। कैसे बनता है एस्टर? तो देखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद एल्कोहल, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ में ट्रीट करवाते हैं, देन कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू विच द वाटर मॉलिक्यूल लूजेस एंड दे फॉर्म एस्टर मॉलिक्यूल। कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आपस में ट्रीट करवाते हैं तो उनके आपस में रिएक्शन होने से वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, और उनसे जो ग्रुप फॉर्म होगा उसको अपन बोलते हैं एस्टर। when alcohols are treated with carboxylic acid they form ester and reaction occurs in acidic medium. Other words we can say that RCO acyl group is added at the alcohol, so this reaction is known as acylation reaction. अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप तो यहाँ से रिप्लेस होता है और हाइड्रोजन एटम का रिमूव होकर के, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो जाता है एसाइल ग्रुप से, इसलिए इस रिएक्शन को आप एसाइलेशन बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एसाइलेशन और एस्ट्रिफिकेशन बोथ आर द कॉमन वर्ड्स। पहले देखें एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्कोहल, जब इसकी रिएक्शन RCOH से करवाते हैं तो इस रिएक्शन के टाइम में अल्कोहल अपनी एसिडिक नेचर शो करता है। तो अल्कोहल का हाइड्रोजन एटम और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप मिलकर के वाटर लूज करते हैं, देन दे फॉर्म RC+OR। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर होता है। आई रिपीट दिस रिएक्शन, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की एसिडिक नेचर इसलिए अल्कोहल हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं,
जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस करता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, नया जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो बनेगा RCOOR। ये क्या होता है? एस्टर ग्रुप होता है। लेट एन एग्जाम्पल, R की जगह पर मैंने लिया है CH3OH, मेथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं एथेनोइक एसिड के साथ में C2H5COOH, यहाँ से H, यहाँ से OH, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, एस्टर बनेगा, देन क्या मिल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिड क्लोराइड काम में लेना चाहोगे तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवानी होगी। एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में होती है, पर अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब करवाना चाहेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम को प्रोवाइड करवाने के लिए हम pyridine काम में लेते हैं। यहाँ से HCl मॉलिक्यूल निकलेगा, वही एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। यही रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की कंडीशन में लेते हो, या फिर अदर वर्ड अगर हम सिंपली बोलना चाहें तो कंपाउंड्स विच हैव द फंक्शनल ग्रुप RC⋯OX, X की जगह पे OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, X की जगह पे सिर्फ X रह गया तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, X की जगह पे OCH3 बच गया तो क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। कहने का मतलब है जिनमें फंक्शनल ग्रुप एसाइल अगर कंपल्सरी प्रेजेंट हो तो ऐसे ग्रुप्स के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल मॉलिक्यूल उनके साथ में बाइंड होकर के एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से एक ड्रग तैयार की जाती है, वो काफ़ी पूछी जाती है। देखो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या होती है? वही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, और उस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हमारे पास में एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता है ना। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता है जिसको एस्पिरिन भी बोलते हैं अपन। ये एक पेन किलर ड्रग होती है या एंटीपायरेटिक ड्रग बोल सकते हो, बुखार के लिए या फिर दर्द के लिए काम में लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक और पेन किलर की जगह काम में लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3CO ग्रुप एंटर करेगा H की जगह पे, तो O के बाद में क्या आएगा? COCH3, एसाइलेशन हो गया। एसाइलेशन से होने से जो सैलिसिलिक एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड में। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को ही हम बोलते हैं एस्पिरिन। आपको डायरेक्टली पूछा जाता है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है। एस्पिरिन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में यही था, एसिड के साथ हो सकती है, एसिड क्लोराइड के साथ हो सकती है, एनहाइड्राइड के साथ हो सकती है। सैलिसिलिक एसिड वाला केस स्पेसिफाई है, याद रखना है, ठीक है। हमने जो रिएक्शन थी उनके अंदर दो तरह की रिएक्शन देखी जिनके अंदर वो H+ रिमूव करता है। पहली रिएक्शन देखी रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरी रिएक्शन हमने देखी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। एल्कोहल गिव्स दिस रिएक्शन, कि एल्कोहल तो ये रिएक्शन देता है बट फिनोल ये रिएक्शन नहीं देता है ना। फिनोल अगर ये रिएक्शन देगा जिसमें वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करे तो वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जिंक मेटल की प्रेजेंस में ही देगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं देता है। एल्कोहल की वो रिएक्शन जिनके अंदर एल्कोहल बेसिक नेचर शो करता है, जबकि फिनोल में रेयर है। रेयर का मतलब ये होता है जिंक मेटल की प्रेजेंस में होंगी, बहुत सुटेबल कंडीशन से अवेलेबल करवाएं तो ही। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद HX, ऐसी रिएक्शन जिनमें एल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस होता हो, ROH ट्रीटेड विद HX। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगा वो OH- का होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सही है। OH रिप्लेस होगा तो इसका निगेटिव इससे रिप्लेस कर दूँ तो R के साथ X, H के साथ OH, तो हमारे पास कंपाउंड बना RX + H2। ये रिएक्शन आप लोगों की काफ़ी बार रिपीट होती है,
काफ़ी बार रिपीट होने का मतलब है एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसकी मेन रिएक्शन है ये, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल से या फिर हेलो एसिड्स की हेल्प से। इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम में देखो जो अल्कोहल आ रहा है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो स्पीसीज होती है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इस रिएक्शन के लिए जो एल्किल हैलाइड्स बनते हैं, जो अल्कोहल बनते हैं, उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अल्कोहल्स का वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ को याद करें तो उसके अंदर क्या था, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, और सबसे कम कौन था, 3 डिग्री। रिवर्स ऑर्डर होता है ये। जो HX मॉलिक्यूल होता है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। सबसे वीक बॉन्ड जिसका होगा वो सबसे इजीली रिएक्शन देता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा HI, देन देगा HBr, और सबसे कम रिएक्शन देगा HCl। ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी ऑफ HCl वी यूज ड्राई ZnCl2 विद कंसनट्रेट HCl। दिस मिक्सचर इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। देखो इस रिएक्शन के अंदर HX की जगह पे अगर हम HCl काम में लेते हैं तो रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करते हैं, HCl की रिएक्टिविटी कम होने के लिए इस मिक्सचर में हम क्या मिलाते हैं, ड्राई ZnCl2 मिलाते हैं। देन हमारे पास एक रिएजेंट बनता है। रिएजेंट का नाम क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। पूछा जाता है व्हाट इज़ ल्यूकास रिएजेंट, तो आपको इतना ही लिखना पड़ता है, द मिक्सचर ऑफ ड्राई ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। किस काम में आता है ये ल्यूकास रिएजेंट एल्कोहल्स का डिस्टिंग्विशन करने के काम में आता है कि इफ़ द गिवन सब्सटेंस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन किसकी होती है, 1 डिग्री की होती है। 3 डिग्री सोल्यूशन के अंदर, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर हमारा अल्कोहल 3 डिग्री है उसमें हमने HCl ऐड किया है तो फास्टली रिएक्शन होगी, सोल्यूशन बिकम्स फास्टली टर्बिड, या फिर बोल सकते हो सोल्यूशन बिकम्स फास्टली मिल्की। सोल्यूशन जल्दी से क्या हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, वाइट हो जाता है, विस्कस हो जाता है। सेकेंड डिग्री किया है तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो टर्बिड हो जाता है किसमें, 5 मिनट में। और अगर 1 डिग्री है तो उसमें टर्बिडिटी नहीं आती है, वो जैसा सोल्यूशन था वैसा ही होता है। तो सोल्यूशन का कलर देख करके, सोल्यूशन का बिहेवियर देख करके अपन ये पता कर सकते हैं इफ़ द गिवन अल्कोहल इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये रिएक्शन थी अल्कोहल की HX के साथ में जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद PX3 एंड PX5। काफ़ी फेमस रिएक्शन है PX3 और PX5 की, फास्फोरस ट्राईहेलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ में। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाओगे आप, हर मॉलिक्यूल पे निगेटिव, क्लोरीन पे निगेटिव, तो तीनों क्लोरीन इसके साथ में, तीनों OH इसके साथ। 3R ग्रुप के साथ में 3Cl बनेंगे तो 3RCl हो गए। फास्फोरस के साथ में OH के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे तो POH का होल थ्राइस लिख दो, या फिर सिस्टमेटिक लिखना चाहो तो H3PO3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। POH का होल थ्राइस भी लिख सकते हो, H3PO3 भी लिख सकते हो, फॉस्फोरस एसिड होता है ये। आज के बाद हम आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद PCl3, PCl3, PBr3 या PX3, देन द इसेंशियल प्रोडक्ट इज H3PO3। कि PCl3 की कंडीशन में इसेंशियल प्रोडक्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन किस तरीके से होती है वो देखो। रिएक्शन इस तरीके से होती है, तीनों अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉस्फोरस, OH ग्रुप फॉस्फोरस के साथ में, Cl ग्रुप R ग्रुप के साथ में, देन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है अल्कोहल की PCl5 के साथ में रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपाइरिमिडल। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ट्राइगोनल बाइपाइरिमिडल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है,
ट्राइगोनल बाइपायरामिडल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये बॉन्ड्स होते हैं इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये PCl3 की फॉर्म के अंदर तो मोर स्टेबल रहता है, इन दोनों की लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होगी। तो मैंने इसी ऑर्डर में इसको लिखा है PCl3 Cl Cl। बॉन्ड का क्लीवेज इस तरीके से होता है, तो एक मॉलिक्यूल बनता है RCl, एक मॉलिक्यूल बनता है HCl, एक मॉलिक्यूल बनता है POCl3। तो इसका इसेंशियल प्रोडक्ट है RCl POCl3 HCl। इसमें याद रखने वाला फैक्ट क्या है, इसमें याद रखने वाला फैक्ट ये है कि जब भी आपको PX5 की या PCl5 PBr5 जो भी है फास्फोरस पेंटालाइड की रिएक्शन आए, तो द इसेंशियल प्रोडक्ट इज फास्फो ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3 या POX3 प्लस HCl। ये जो प्रोडक्ट है वो इसेंशियल है। R ग्रुप के बेसिस पे एल्किल हैलाइड बन जाएगा, जो भी ग्रुप आता है आपका एरोमेटिक एलिफेटिक जो भी। तो इसका इसेंशियल प्रोडक्ट है POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड HCl। उसका मिक्सचर क्या था, H3PO3 फास्फोरस एसिड। ये इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं इनकी। तो पहली रिएक्शन HX के साथ में थी, दूसरी रिएक्शन अपनी आई है PX3 और PX5 के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है जिस भी रिएक्शन के साथ में डी ऐड हो जाए, इसका मतलब ये हो रहा है कि रिमूवल होगा उस सब्सटेंस का। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होगा कि रिएक्शन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल लूजेस, कि ऐसी रिएक्शन जिससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता, उसको आप क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी किसकी पढ़ रहे हैं अपन, एल्कोहल की। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन में देखो, जब भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हमको प्रोटोनिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटोनिक एसिड का मतलब ये होता है जैसे जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, लाइक आप H2SO4 का में ले सकते हो, H3PO4 का में ले सकते हो। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल लूज करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के लिए सूटेबल टेम्परेचर है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होती है। आप लोगों की 3 बार रिपीट होगी, तीनों रिएक्शन में एक साथ बताऊंगी बाद में। तो ये रिएक्शन अगर आप 443 443 केल्विन के आसपास करवाते हो, तब तो आपके पास में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर आप 413 केल्विन कर देते हो, तो इसमें क्या होता है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से मिल करके होता तो डिहाइड्रेशन ही है, पर इसमें तो हो रहा है इंट्रामोलिकुलर, उसमें इंटरमोलिकुलर हो जाता है, जैसे ईथर बनता है, वो आगे आएगी, उसको स्ट्रेस बाद में देंगे। तो पहले आप याद रखें, आप लोगों के लिए इसमें सूटेबल कंडीशन है H2SO4 तो कॉमन है सबके अंदर, एसिडिक है। यहाँ पे अगर आप H+ लिख दे दो तो भी कोई बात नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो है 443 केल्विन। एल्कोहल H2SO4, टेम्परेचर कितना, 443 केल्विन। इतना टेम्परेचर है तो एल्कीन बनेगा, क्योंकि इससे OH निकल रहा है, इससे H निकलेगा, दोनों से सिंगल बॉन्ड, तो दोनों का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली इसके अंदर है, एक एटम से OH, दूसरे से H, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना 440 443 मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेम्परेचर यही होना चाहिए। 443 इज़ द बेटर डाटा देन 440। ओके, इस रिएक्शन के अंदर भी एल्कोहल का OH मॉलिक्यूल निकल रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 2 1। ध्यान रखें, जिसमें एल्कोहल H+ रिमूव करता है उसके अंदर ऑर्डर है 1 2 3, जिनके अंदर OH रिमूव करता है उनके अंदर ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के अंदर सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, जब भी आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो सेटजेफ रूल से होता है। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, यानी कि जिसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन ऑफ बीटा कार्बन उस कार्बन से होगा जिससे मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, वो ऐसा सेटजेफ रूल कहते हैं। लोगों के नहीं है, इसलिए मैंने इसको लंबा चौड़ा जिक्र नहीं किया इसका। तो इतना ही याद रखें कि जब भी आपके पास इफ़ देर इज चॉइस ऑफ एनी बीटा हाइड्रोजन देन वी विल रिमूव दैट बीटा हाइड्रोजन विच गिव द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। कि अगर आपके पास ऑप्शन है जिससे मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता हो, तो आप उस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेंगे जहाँ से मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसा रूल होता है इसका। ठीक है, अब जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, पहले हमने हाइड्रेशन देखा था। हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म सिलेबस में थी, जिसमें आपने ये देखा था
कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। अगर आपको याद हो, होप सो, मैं इसीलिए रिपीट करवा रही हूँ कि आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हो इसको। रिएक्शन को जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखें तो पीछे का पूरा पोर्शन पढ़ने के बाद ही आप केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बैठा करें, क्योंकि पीछे का अगर नहीं याद है तो आगे का लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप बुक लेके ही बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हुआ था प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद में दूसरा स्टेप था, प्रोटोनेशन वाले स्टेप को कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। दूसरे में हुआ था हाइड्रेशन, तीसरे में हुआ था डीप्रोटोनेशन। सेम प्रोसेस के अंदर ही ये मैकेनिज्म भी होगा। पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा, दूसरा डिहाइड्रेशन होगा, तीसरा डीप्रोटोनेशन होगा। ये जो मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूँगी। एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी वीडियो है उसको फॉर्मेलिटी से नहीं देखें आप, कि ठीक है चलो सब लोग भेज रहे हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, होमवर्क नहीं होगा, ऐसा नहीं रखें। जितना भी आपको दिया है उसको पढ़ें, आप याद करें, उसके बाद में लिखते जाएं, और जहाँ तक हो सके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको आप सोल्व करते जाएं, क्योंकि रिएक्शन वगैरह उस पर बहुत सारे एक्सरसाइज आपके दे रखी हैं, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है।